2013 का जो एमडी गेट का पेपर आया था सबसे टेढ़ा हिस्ट्री का ना। सो वही सॉल्व करा रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री में सवाल था आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो ऑफ कोर्स डी ब्लॉक। अगर इनर की बात आए तो एफ ब्लॉक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कलर कंपाउंड बिकॉज। सो अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दे आर बॉन्ड एनर्जी स्लो, दे आर ईजिली एब्जॉर्ब एनर्जी, लेकिन करेक्ट आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ द 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। फिर है इन डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये देखो बात जो हो रही है वो हो रही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता क्या है हमें ये देखना है, ठीक है। जो मेन फोकस है वो हमारा इस बात पर है। तो ये जो ऑप्शन बी दिया है हाइब्रिडाइजेशन ऑकर बिटवीन एस एंड 2p ऑर्बिटल्स। जब भी याद रखें डबल बॉन्ड होता है sp2 ऑर्बिटल होता है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार देखो फार्मूला होता है n स्क्वायर 0.53। अब n 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 पॉइंट में समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो 2 पॉइंट समथिंग में। फिर है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज। अब देखो डेफिनेशन वाली जो एमसीक्यूज आती है ना, एक एक बात को कॉन्सेप्ट को समझो। अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि रिलीज हो रही है, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ ऑर्डर पूछ रहे हैं N2O5, तो इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है जी, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर। फिर विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्बन एटम सीधी साधी बात हो रही है वेवलेंथ की। तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है ऑप्शन सी में। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। द मोस्ट डेंस एलिमेंट, अब डेंस एलिमेंट की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा होता है, तो भाई बेरियम होता है, ठीक है, याद रखो। द आइसोमर मस्ट हैव द सेम, ऑफ कोर्स क्या चीज़ सेम होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। फॉर अ रिएक्शन 2a + b = c + d, the active mass of B is kept in constant and that of B is triple. It is observed that the rate of reaction। तो मेरा बच्चों देखो कितने टाइम्स बढ़ा है, a का मास ट्रिपल कर रहे हैं और a पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 टाइम्स, तो इंक्रीज 9 टाइम हो जाएगा। अब यार ये एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यूज थी, क्योंकि अब देखें DUHS का पास पेपर का पार्ट 2 है कि मैंने कहा था बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यूज थी। इसका आंसर इन्होंने दिया था 3 और मेजॉरिटी का 2 कहना था। उसकी वजह है कि देखें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वही आंसर होता है, तो यहाँ कम से कम सिग्निफिकेंट 2 हैं, बाकी सब में 3 हैं, तो इस वजह से। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन था, हालांकि ये मैंने जब 2013 में, मुझे अच्छी तरह याद है, क्लास में करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गैस पेपर लगा था। इफ़ वी टेक 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6.02 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.03 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, इससे लोग घबरा गए थे। अब ग्राम एटम का मतलब बेसिकली मोल्स ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेशो जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स का क्या होगा, तो भाई मोल्स का जो रेशो होगा वही एटम्स का रेशो होता है। अब 2.2 ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, 22 को 44 से डिवाइड करते हैं 0.5 आता है, यहाँ 2.2 है तो 0.05 आ जाएगा। इसी तरह रखो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल, 22 होता है 0.1 मोल और 21 है तो 0.01 मोल हो जाएगा। और नाइट्रोजन का इन्होंने खुद ही क्या दिया है 0.03 सवाल में दिया है, तो भाई 0.01, 0.05, 0.01 और 0.03 का रेशो ऑफ कोर्स 5:1:3 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर कह रहे थे सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सबसे होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विच हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी, n = 3, l = 2, 3 + 2 क्या होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन ए। अब ये बड़ा प्यारा सवाल था। इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री।
द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। सो देखो मीथेन का मास होता है 16, H2 का होता है 2, यानी मिक्सचर हो गया 18। अब मैं एक सिंपल सी ना मेरी मैजिकल ट्रिक याद रखा कि हमें चूँकि पूछा है कि इसका हाइड्रोजन का, तो उल्टा होगा। हाइड्रोजन के निकालने के लिए ये जो मीथेन का मास है ऊपर आएगा और टोटल से डिवाइड कर देंगे। 16/18 8/9 यही आंसर था बच्चों, ये वाला ऑप्शन देखें। अगर उल्टा होता ना CH4 का पूछा जाते तो 2 ऊपर रखते 18 नीचे रखते। बच्चों ये बड़ी औसम किताब आई है मेरी, नए एडिशन आए हैं MD-CAT की बुक का, तो इसमें सारे सोल्यूशन वोल्यूशन सब मौजूद हैं और बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हैं एक्स्ट्रा भी। देखिए 2013 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं MD-CAT का, और ये देखें, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑल्टर्स हैज़ अमोनियम नाइट्रेट इज़ एडेड टू वाटर एंड द सोल्यूशन इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और बी देखते हैं, सी देखते हैं, डी भी नहीं हो सकता, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। बी में डिक्रीज़ हो के इंक्रीज़ हुआ है, नहीं जनाब मुसलसल डिक्रीज़ होता रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर कह रहे हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर थ्योरम। तो वाटर अंडर हाई प्रेशर, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, ठीक है, सब्लिमेशन और डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे, बहुत हाई प्रेशर चाहिए। अल्केन्स है 5 to 17 कार्बन एटम, जनाब बहुत डिटेल में पढ़ाया था ये आपको, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है जी। 1 से 4 वाले गैस और 18 से अबव सॉलिड। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम टू ईच ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म। और किस में होता है ये भी बताया था, ईथर और कीटोन में। नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए जो कुछ क्लास में कराया है सब कुछ वही। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नोबल गैस, तो भाई क्या होगा, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो नहीं होते हैं, एटम में होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ, ये A लेवल से इन्होंने उठाया था, लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नास, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर हैज़ फॉलोइंग, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सी वाटर। और जनाब कुछ ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दिए है। द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देन फिल्टर ऑफ एंड रोस्टेड, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। बहुत प्यारा सवाल है, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रीज़न पहले मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस हो रही है और ये कैल्शियम इसको रिप्लेस कर रहा है। पहला कह रहे हैं मैग्नीशियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कैल्शियम, नहीं जनाब, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। बेटा कॉपी देना जरा, बस कोई भी एक पेपर दे दो, इन रिटर्न में समझा देता हूँ पूरा चक्कर। देखो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो मैग्नीशियम तो ज़्यादा होता है, पहला रीज़न गलत है। फिर है मैग्नीशियम इज़ लोअर देन कैल्शियम इन रिएक्टिविटी सीरीज। जनाब रिएक्टिविटी में भी मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद नंबर 2 पे होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन फॉर मैग्नीशियम +2 इज़ लेस एक्सोथर्मिक दैन कैल्शियम, नहीं जनाब, ये भी ज़्यादा होती है, ठीक है, बेरिलियम के बाद सब ज़्यादा मैग्नीशियम की होती है। द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट फॉर MgOH इज़ लोअर देन फॉर, जनाब बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन से। डी भी नहीं था। लेटेस्ट एनर्जी भी देखो, लेटेस्ट एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और रिएक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी क्योंकि वो वेट पे डिपेंड करती है। फिर कह रहे हैं व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मिक्सचर ऑफ 2 मोनोमर आइसोमर इज फॉर्म, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 आइसोमर। तो भाई देखो बात ये हो रही है कि मिथाइल बेंजीन को अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा होता है, किस पोजीशन में पहुंचाएगा, यहाँ डी पोजीशन पे।
अब मुझे समझ में नहीं आया यार, ये MD गेट 2013 में बच्चे रोए क्यों थे। अच्छा, मैंने बहुत सारे जो सवालात गैस पेपर में कराए थे वो लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ओवरऑल बहुत रिज़ल्ट ख़राब था। जबकि भाई अगर देखें आप इन ट्रिक्स को फॉलो करें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाहर का, ठीक है, सारे वही आ रहे हैं। और ये बच्चों आजकल मेरे पास पेपर की बुक है जो थ्रू मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पास पेपर का। बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 6 वोल्ट, EMF 6 वोल्ट है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, it is connected to 2.6 ohm resistor through a SPST single pole single throw switch. When the switch is open, the potential difference between the terminals of the battery is in volts. तो मेरे भाई जब ओपन होता है तो EMF और वोल्टेज बराबर होते हैं, तो पहले वाले का आंसर तो हो जाएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है जी। फिर देखें, when the switch is closed, the potential difference between the terminals of battery is in volt. स्विच क्लोज की बात ये होती है हमारी सेम लोड वाला। बट बच्चों एक बात और होती है इसमें, ई बराबर किसके होता है, आई आर प्लस आर, यानी स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर लोड। तो मेरे भाई ये 6 दिया है, आई यहाँ से निकाल सकते हैं जी, यहाँ 0.4 प्लस 2.6 यानी कि 3, उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, आई आ जाएगा 2 मेरे पास। अब आखिरकार फ़ायदा क्या हो रहा है, बहुत होने वाला है। वी चाहिए ना हमें तो क्लोज का, ई तो 6 दिया है, आई मैंने अभी 2 निकाल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 0.8, 6 माइनस 0.8 5.2, एंड दिस इज़ योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी ही लिखी हुई कंपाइल की हुई बुक है, और सिर्फ इसमें पास पेपर ही नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है। सो 2013 का क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम इज इट इज़ सॉफ्टर देन अल्कली मेटल्स, बिल्कुल यही करेक्ट होती है। लेस रिएक्टिव तो नहीं होता, पजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या क्लोराइड विथ सोलोबल। तो मेन चीज़ जो है वो है सॉफ्टर देन अल्कली मेटल। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोटोप भी नहीं होते, आइसोमर नहीं होते, इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। बोरेक्स जो एग्जिस्ट करता है, देखो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, या टिंगल या सोहागा, यानी ऑप्शन ए। और ये फार्मूला बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ कर गया था, मैनाडायोन का है ये, ठीक है। विटामिन पे इन्होंने दिया कि MCQs, और वो भी मैनाडायोन पूछा था, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स मैनाडायोन का फार्मूला है, ऑप्शन ए। 2013 सबसे मुश्किल पेपर था और बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो इंग्लिश में पैसेज आया था जो साइंस का जो आपका चैप्टर है इंटर की बुक का, उससे था। और भाई चूँकि मैंने ये बात अपने बच्चों को पहले ही बताई थी गैस पेपर में, तो बच्चों को आइडिया था, तो जल्दी दोनों क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेट हो गए थे। क्या कह रहे हैं, हाउ एवर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट साइन हैज़ इट्स लिमिटेशन, इट्स मेथड अप्लाई ओनली टू दोज थिंग्स which can be observed, measured and treated mathematically. Science has nothing to do with values save those of truth and accuracy. ट्रूथ और एक्यूरेसी को सेफ अलबत्ता ज़रूर करती है। It has nothing to do with happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country, yet all these values enter into the main conception of what is the good person life within a good society. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degree of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. देखो
सबसे बेहतरीन ट्रिक तो ये होती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसेज साइंस अप्लाइज सर्टेन वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दिस वैल्यूज़, तो साफ दिख रहा है करेक्ट आंसर ट्रूथ एंड एक्यूरेसी है, जो ये बात इन्होंने कही है। और वन क्वेश्चन में कह रहे हैं इट कैन बी इंटरफ्रेंट फ्रॉम द पैसेज ऑफ द ऑथर थिंग्स साइन डू बी द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ गुड पर्सनल लाइफ। यार ऐसा तो कुछ कह ही नहीं रहे। सारी बात यह है कि साइंस का मॉरलिटी या हैप्पीनेस या गुडनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऑप्शन बी देखें, साइंस ब्रिंग हैप्पीनेस, गुडनेस, ब्यूटी, कोरेजेस, एडवेंचर, जस्टिस, ऑल्ट्रिज्म, फ्रेंडशिप, लव ऑफ फैमिली एंड लव ऑफ एक्यूरेसी टू मैन लाइफ, ये भी नहीं हो सकता। साइंस है सक्सेसफुल ब्राउड अ बैलेंस बिटवीन मॉडर्न वर्ल्ड कमांड ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड अ हारमोनियस वर्ल्ड सोसाइटी, ये भी नहीं है। हाँ, चौथा है ए गुड पर्सनल लाइफ कैन बी अचीव बाय रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ वैल्यू एंड देयर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5B नहीं था, द लिमिटेशन ऑफ साइंस आर नेग्लिजिबल। देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन लेटर। He says he is a dash but he cannot play the piano or any other instrument and he cannot sing. Musician, magician, physician, dietitian, technician, तो ऑफ कोर्स म्यूजिशियन है, इसके बावजूद भी पियानो नहीं बजा सकता। I have to get up early tomorrow morning. Shall, would, had, could, तो आई के साथ shall आएगा, सिंपल। Identify the word or phrase that reach needs to be changed, ये होता है एरर डिटेक्शन। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल सही चल रहा है जनाब। एवरी मॉर्निंग, ठीक है जी। ऑन माई वे टू वर्क, TO2 होना चाहिए, एरर डी में है। फिर द सेक्रेटरी मस्ट टाइप दीज लेटर्स बिफोर लंच, दी सही है, मस्ट भी सही है, दीज और लेटर्स ये भी सही है, तो नो एरर, इसका आंसर था ऑप्शन ई। चूज द लेटर वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग, तो ब्लेस का मतलब होता है जलाना, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, बर्न भी जलाना, रैश गुस्सा शाइन, तो ऑफ कोर्स क्वेंच हो जाएगा। ग्रीव कहते हैं गम को, डिस्टर्ब, हर्ट, डिड, फील सैड, रिजॉइस, सिर्फ ये एक एंटोनिम है रिजॉइस, बाकी सारे साइनोनिम्स ही हैं, यानी हमें अपोजिट ढूंढना था। चूज द वर्ड दैट मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग कैपिटलाइज वन, स्क्वैश का, तो देखें यहाँ स्क्वैश भी दिया है, बीट भी दिया है, एवोल्यूशन भी दिया है, ठीक है जनाब, तो बेस्ट है इसमें स्क्वैश। फिर जेंटल का साइनोनिम ना रफ हो सकता है ना एक्सपर्ट, हार्डलेस, काल्म, विक्ट, तो सबसे अच्छा काल्म, ये वो था जी इंग्लिश। बच्चों देखें 2013 में सारे इन्होंने क्वेश्चन ए लेवल से उठा के दिए थे। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा हैज़ मेजर ऑन सेल्सियस स्केल, हाउ इज दिस टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस्ड ऑन केल्विन स्केल। एक ऑप्शन था थीटा प्लस 373, थीटा प्लस 273, थीटा प्लस 100 थीटा, और एक था थीटा प्लस 212, तो असल आंसर है इसका डी, डेल थीटा। यार अकल यूज़ करो, केल्विन और सेंटीग्रेड में मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितने डिवीज़न का फ़र्क है, 100 डिवीज़न, यानी एक डिवीज़न केल्विन का, एक डिवीज़न किसके बराबर होता है, सेंटीग्रेड के। तो अगर भाई 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमने डेल थीटा बढ़ा दिया, फ़र्ज़ करो थीटा 1 है, 100 से 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 101, तो केल्विन में भी कितने का इजाफा हुआ होगा, 101 का। भाई देखो ना, जिस वक्त सेंटीग्रेड 100 होगा, केल्विन होगा 373, हमने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया तो उसमें भी 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 374 हो जाएगा। फ़र्ज़ करो डेल थीटा होता 10, 100 में हमने 10 बढ़ाया 110, तो 373 में भी 10 बढ़ जाता, 373 से 383 हो जाता, यानी यहाँ 10 तो वहाँ 10, यानी डेल थीटा बढ़ने पे हमेशा डेल थीटा बढ़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल तरीन सवाल था बच्चों, आंसर है डेल थीटा। बच्चों देखें
2013 में सारे इन्होंने क्वेश्चन ए लेवल से उठा के दिए थे। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा हैज़ मेजर ऑन सेल्सियस स्केल। हाउ इज दिस टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस्ड ऑन केल्विन स्केल। एक ऑप्शन था थीटा प्लस 373, थीटा प्लस 273, थीटा प्लस 100 थीटा, और एक था थीटा प्लस 212। तो असल आंसर है इसका डी, डेल थीटा। यार अकल यूज़ करो। केल्विन और सेंटीग्रेड में मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कितने डिवीज़न का फ़र्क है, 100 डिवीज़न। यानी एक डिवीज़न केल्विन का, एक डिवीज़न किसके बराबर होता है, सेंटीग्रेड के। तो अगर भाई 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमने डेल थीटा बढ़ा दिया, फ़र्ज़ करो थीटा 1 है, 100 से 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101। तो केल्विन में भी कितने का इजाफा हुआ होगा, 101 का। भाई देखो ना, जिस वक्त सेंटीग्रेड 100 होगा, केल्विन होगा 373। हमने एक सेंटीग्रेड बढ़ाया तो उसमें भी एक सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 374 हो जाएगा। फ़र्ज़ करो डेल थीटा होता 10, 100 में हमने 10 बढ़ाया 110, तो 373 में भी 10 बढ़ जाता, 373 से 383 हो जाता। यानी यहाँ 10 तो वहाँ 10, यानी डेल थीटा बढ़ने पे हमेशा डेल थीटा बढ़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल तरीन सवाल था बच्चों ये। आंसर है डेल थीटा। देखिए 2013 का एक और ये बड़ा धुआंधार सवाल है। जनरेटर ऑफ EMF 80 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम इफ़ टर्मिनल वोल्टेज 75 वोल्ट, डिटरमाइन द करंट। भाई ये फार्मूला होता है, ये तो आपको 80 दे दिया है, टर्मिनल वोल्टेज 75 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 है और करंट पूछ रहे हैं। ये 75 उधर जाके 80 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 5 और ये 0.04 डिवाइड करे आई से। देखिए अगर 5 को 4 से करते 1.25 आता, लेकिन 5 को हम 4 से नहीं 0.04 से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा, 125 एम्पेयर। वैसे भी अगर दिमाग यूज़ करें तो 5/4 1.25 होता है, और ऐसा डिजिट 125 एक ही आ रहा है, 125 एम्पेयर बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर देखो टर्मिनल वोल्टेज 75 ये आ गया, EMF 80, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 और आई निकला। पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज incident normally on a diffraction grating. It is noted that second order and third order partially overlap, which wavelength at the third order spectrum appears at the same angle, has wavelength as 6000 nanometer in the second order spectrum. एक ऑप्शन है 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600, 900। देखो ये बेसिकली 2013 में इन्होंने ज़्यादातर जो है ना ए लेवल के क्वेश्चन उठाए थे, और ये भी ए लेवल का ही है। पहले जो बात हो रही है सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर कह रहे हैं पार्शियली ओवरलैप हो रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसका एंगल सेम है और उससे जिसकी लेंथ 600 नैनोमीटर है और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है। बेटा एक मैजिकल ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन की। पहली की वेवलेंथ और पहले का ऑर्डर, देखो डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा से ही मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है अपनी खुद की। तो बच्चों m1 हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर, और इसकी लेंथ 600 नैनोमीटर है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा। m2 3 है, लैम्डा 2 चाहिए। मैथ्स के रूल कहते हैं 600 को 200 से मल्टीप्लाई करो 1200, 3 से डिवाइड करो 400, आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई यहाँ पर बात हो रही है कि एंगल से, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा से मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया है जब भी इस तरह का सवाल है, ठीक है। ये ट्रिक यूज़ है, ये इसमें ना सिर्फ मैंने सारे पास पेपर्स बल्कि बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी है। 2013 का जो पेपर था सबसे मुश्किल था, फिज़िक्स भी
तो पूरा मैं ये आपको सब चीज़ें इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे पोर्शन। फिजिक्स में देखें, न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, द कन्वेंशनल सिंपल ऑफ द न्यूक्लियस। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी हो जाएगा, नंबर 19 और मास 20, तो 19 + 20 39। फिर द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, तो किस चीज़ का होता है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर कह रहे हैं गैमा रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं इट मे लॉस ऑल द एनर्जी इन अ सिंगल एनकाउंटर विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन बी कह रहे हैं इट मे लॉस ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन इनकाउंटर क्वांटम इफेक्ट। और ऑप्शन सी कह रहे हैं वेरी फ्यू ऑफ हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन में imprints directly on heavy nuclei be stopped and annihilated, giving rise to electron-positron pair, the materialization of energy। तो तीनों ही बातें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1, 2 एंड 3। फिर बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 अप्रॉक्सीमेटली, जी हाँ 5730 होती है, वाइल द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 12 इज एसेंशियली इनफाइनाइट। ज़ाहिर है कार्बन 12 की तो इनफाइनाइट है। इफ़ द रेशियो ऑफ कार्बन 14 to कार्बन 12 in certain sample is 25% less than normal ratio in nature, how old is the sample। तो देखो सिर्फ घुमाया है भाई। आप एक बात सुनो, 5730 वाले से कम है ना, ये 25% से भी कम है, और 5730 वाले से कम है, तो इसका मतलब एज इसकी क्या होगी, लेस देन 5730 इज योर आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद बोर्स सेट ऑफ पोस्टुलेट रिकॉर्डिंग द हाइड्रोजन एटम मॉडल विद रिगार्डिंग टू एमिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन ए एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट, नहीं जनाब। ऑप्शन बी an electron emit or absorb radiation only when taking transition from one energy level to an other। देखिए ये सारी स्टेटमेंट तो सही हैं, हमें ढूंढनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। टू जम्प फ्रॉम लोअर टू हाइयर एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब अ फोटोन of right frequency such that photon energy equal the energy difference between the two orbit। ये भी सही है भाई। To jump from higher energy to lower energy, an electron absorb photon of frequency such that photon energy is exactly the energy difference between the two orbits। well देखो ये वाली जो है ना MCQ स्टेटमेंट डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहे हैं कैंडेला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस स्क्वायर ऑफ ब्लैक बॉडी at the temperature of freezing platinum under a pressure of 10132 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ जो ब्लैंक थी ना वो शुरू में ही थी, और उसमें ये आंसर होगा 1/60,000, बल्कि 6 लैक्स 6 के साथ 5 0 है यार। कैंडेला बेसिक यूनिट है, ये उसी की डेफिनेशन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कैंडेला की बेसिक डेफिनेशन बच्चों। were done in moving an object along a straight line from 3, 2, -1 to 2, -1, force in a force field which is given by F = 4I - 3J + 2K। ये देखो यार, ये आई जे के, ये आई जे के, हमेशा डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, और ये मैंने करके दिखाया हुआ है। 2 में से 3 -I, -1 में से 2 माइनस किया -3J, 4 में से -1 किया +5K। अब आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्प्लेसमेंट -1 को 4 से करो -4, जे वाला जैसे होगा -3 को 3 से किया 9, के वाला कैसे होता है 5 2 10। अब ये 19 - 4 15 इज़ योर आंसर, ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स ये ऑप्शन डी। फिर कह रहे हैं ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg changes its speed from 2 meter per second to 7 meter per second in 10 seconds। The direction of the
बॉडी रिमेन्स अनचेंज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जी की वैल्यू 10 दी हुई है। यार देखो बात ये है कि मास 5 है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, इससे एक्सेलरेशन निकलता है। वी एफ 7 है, 7 माइनस 2 5, ये 10 है। 5 अपॉन 10 तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो भाई मास यहाँ 5 है, फोर्स भी 5 है, 25 अपॉन 10, आंसर 2.5 न्यूटन। फिर कह रहे हैं व्हाट शुड द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड ऑन 10 kg सो दैट इट मूव्स इन वैक्यूम विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए फार्मूला होता है F=mg-a। m 10 था, g 9.8 था, a 3 था। यहाँ 6.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 68 न्यूटन। और मेरे भाई ये इन्होंने आंसर की में गलत दिया हुआ था, और ये NTS में बहुत होता था, हमेशा ही आंसर की में बहुत गलतियाँ करते थे। तो बच्चों का कोई कसूर नहीं था, बहरहाल इसका एक्चुअल आंसर 68 न्यूटन। Submarine sends out a sonar signal sound wave in a direction directly downward. It takes 2.3 seconds for the sound wave to travel from submarine to ocean bottom and back to the submarine. How high approx from the ocean the submarine? यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सबमेरीन ने क्या किया कि भाई एक सिग्नल भेजा डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये गया और फिर वापस आया, टोटल इसे लगे 2.3 सेकेंड, ठीक है। स्पीड दी हुई है 1490 स्पीड की। तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी हाइट कितनी है। तो देखो 2.3 सेकेंड तो टोटल टाइम हुआ आने और जाने का। तो टाइम हम क्या लेंगे, 2.3 का हाफ, ठीक है। 2.3 का हाफ ऑफ कोर्स 1.15 होता है। मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 1490 से। सिंपल था फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो 1.15 को मल्टीप्लाई करना है 1490 से, 1490 अप्रॉक्सीमेटली 1500। तो आंसर 1500 से जस्ट अबव होना चाहिए। एक है 1700, एक है 3000, एक है 5000, एक है 9000। साफ दिख रहा है कौन सा होगा, 1700 मीटर। मैंने फिर कहा हमेशा ऑप्शन ऐसे देते हैं कि आप ऑप्शंस की मदद से कर सको। वेरी ई स्टेटमेंट भी नहीं होती, सिंपल फार्मूला था, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और बच्चों 2013 में ये क्वेश्चन भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था, माशाल्लाह पूरा गैस हमारा लगा था। हालांकि बड़ा टेढ़ा पेपर आया था, लेकिन हमारा गैस पेपर हेजिटेड। बॉस ऑफ मास 6 kg, स्लाइड वेट स्पीड v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रिक्शन लेस फ्लोर। क्लास में कितनी दफ़ा कराया है, देखो जो साल मैं क्लास में कराता हूँ वही आते हैं। इट एक्स suddenly explodes into 2 pieces. One piece with mass m1 equal to 2 kg move in the same direction with a speed v equal to 8 meter per second. Find the velocity of the second piece. बुनियादी तौर पे जो सिस्टम है ना वो ये है, एम वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। ये मास 4 दिया है, ये स्पीड 6 दी है। m1 बच्चों कितना दिया है, 2 kg, और v1 कितनी है 8, प्लस v2 चाहिए, m2 कितना होगा 6 kg के मास से एक 2 kg का पीस अलग हुआ तो होगा 4। अब प्यारे प्यारे बच्चों 4 6 24 होता है, 2 8 16 होता है, प्लस 4v, ये 16 उधर ले जाके माइनस कर लो, 8 इक्वल टू 4v हो गया, और v हो जाएगा 8/4 यानी कि 2। आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया मेरा बच्चों, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। 2013 का पेपर टफ तरीन था फिजिक्स का। रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा आई से जाहिर करते हैं। एट सम इंस्टेंट एंड 10 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन इट्स रिम। एंगुलर एक्सेलरेशन को इससे जाहिर करते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ओमेगा एफ जनाब 10 दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखें सम इंस्टेंट और 10 रेडियन, ठीक है, और ओमेगा आई 5, टाइम भी 5। पुट कर दें 10 माइनस 5 5 5/5
ऑफ कोर्स आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1, ये वाला। फिर कह रहे हैं शूट लेस गन एट द रेट ऑफ, ये भी क्लास में कितनी दफ़ा करवा चुका हूँ, 160 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द ग्रेटर डिस्टेंस टू इट कुड बी प्रोजेक्टेड। V² से करेंगे, V 160 है, इसका स्क्वायर G 10 दिए इनकी मेहरबानी, आंसर 2560 मीटर। फिर कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is pulled on a frictionless floor by force of 210 Newton directed at 30 degree to the horizontal. If the blocks move 3 meter, what is the burden on it by the applied force? तो फोर्स तो 210 है भाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर दिया है और एंगल 30 है, √3/2 cos 30 ये होता है। 2 को इससे काटा है 105, 300 मल्टीप्लाई करो 315, 315 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 2013 का एक और बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन था, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टिफ एंड आई पीस इज कॉल्ड। तो इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, ये होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। ए स्पेशल ग्लास ऑफ वेव डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो ये क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। फिर एक और बड़ा दबंग सवाल था, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू regarding the process? The kinetic energy of the system is changing, the potential energy of the system is changing, work is done on the system। तो भाई करेक्ट है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। बात हो रही है इंटरनल एनर्जी जो है किस में चेंज हो रही, इंक्रीज़ हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो जिसमें ज़ाहिर है क्यू सप्लाई तो नहीं है। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। MD कैट 2013 का पेपर था, टोटली मैजिक ट्रिक्स पे ही था। 2 blocks N, X and Y of masses M and 2M respectively are accelerated along a smooth horizontal surface by force applied to the block X as shown in the diagram। जनाब ये डायग्राम में शो कर रहे हैं, ठीक है। What is the force magnitude of the force exerted by Y on block X during this acceleration? यार सिंपल सी बात है, फोर्स का फार्मूला होता है F = m है, इसका मास m है, इसका मास 2m है। 2m मास किसका है, Y पार्टिकल का। तो देखो 1 और 2 मिलके कितने यूनिट हो गए, 3 यूनिट। जिसका मास ज़्यादा है ना वो उतने यूनिट फोर्स यहाँ पे एक्सेस करेगा। तो y जो है पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सेस करेगा, 2/3f। x का पूछा नहीं, अगर x का पूछे जाते तो चूँकि x का मास 1 है, हम कहते हैं 1/3f। ठीक है जी, बहुत टेक्निकल सवाल, सबसे ख़तरनाक 2 सवाल थे, एक ये हो गया। दूसरा देखो ये वाले डायग्राम जो दी थी, एन इलेक्ट्रिक हीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड हैज़ 2 रेजिस्टर्स of resistance of R1 and R2 and 2 switches S1 and S2. The resistance R2 is greater than that of R1। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, ये भाई ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, R1 से। एक बात तो ये दी हुई है। अब पूछ ये रहे हैं कि एक जगह में मैक्सिमम पावर लाने के लिए हम जो हैं कैन बी क्लोज सो दैट हेली हीटर प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल पावर एंड मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर। नॉन ज़ीरो पावर का मतलब क्या होगा, ज़ीरो ना हो, लाइक 1 लाइक 2, ज़ीरो ना हो। तो देखो बच्चों एक बात याद रखो, जब भी मैक्सिमम पावर चाहिए होगी रेजिस्टेंस कम रखेंगे, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस के। तो जब भी हमें मैक्सिमम पावर चाहिए होगी तो रखो रेजिस्टेंस क्या करना चाहेंगे, मिनिमम। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब दोनों स्विचेस क्लोज हो जाएं, S1 भी और S2 भी। S1 का भी रास्ता रोक दो और S2 का रास्ता भी रोक दो।
तो ये बात तो तय है कि जो मैक्सिमम होगी वो S1 एंड S2 होगी। अब आ जाओ मिनिमम पे। मैंने अभी कहा पावर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो मेरे भाई मिनिमम कब होगी? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अब रेजिस्टेंस इनमें R1 R2 में से किसकी ग्रेटर है? अभी तो बताया है R2 की ग्रेटर है। तो इसका मतलब है किसको ज़ीरो होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? S2 को। याद रहे मिनिमम नॉन ज़ीरो पावर की बात हो रही है, तो फिर किसको होना चाहिए? S2। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये भी 2013 का बड़ा अच्छा सवाल है। 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म विल बी। फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है। क्लास में करा चुका हूँ कि जब भी ऐसा होगा तो फोकल लेंथ जो है वो ट्वाइस द ऑब्जेक्ट के इमेज जो आता है वो वही आता है जो फोकल लेंथ होती है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। यानी ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए एंड बी। फिर ये साल बच्चों मेरी मैजिकल ट्रिक से होगा। ऑन ग्राउंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज W। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट व्हेन एट अ हाइट R/50 वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? बेटा बड़ा ही अच्छा सवाल है। R/50, फ़िलहाल इसको अगर हम 100 मान लें तो 100/50 यानी कि 2। ठीक है, अब मेरी मैजिकल ट्रिक में मैं ये करता हूँ कि बेसिकली फार्मूला है 100 - 2n, n से मुराद ये वाली वैल्यू। तो ये 2 आ गई, 2 2 सा 4, 100 - 4 96, और अब इसको 100 से डिवाइड कर दें यानी 0.96। तो बच्चों इसका आंसर ये आ जाएगा 0.96 W। और बड़ा प्यारा सवाल है। एयरक्राफ्ट कॉन्कॉर्ड इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 650 मीटर पर सेकेंड। सर्कल हैज रेडियस ऑफ 80 किलोमीटर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टू द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r और W का फार्मूला होता है mg। ये तो कैंसिल हो जाएगा, v² और rg मल्टीप्लाई हो जाएंगे। v कितना है बच्चों? 650 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये 4225 आ जाएगा। r कितना दिया है? 80 किलोमीटर, यानी 80 के साथ 3 0 और लगा दो। अच्छा जी, और g है। अब ध्यान से देखो कि भाई अगर मैं इसको 4000 मान लूँ अप्रॉक्सीमेशन, तो 4000 ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए फार्मूला। ठीक है, पूरे का पूरा ये हमारा बड़े आराम से कट जाएगा। जी भी ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे ना तो ऊपर चला जाएगा सबसे। अब बच्चों ये जो हमारे पास कटेंगी वैल्यू, ये आंसर कुछ 0.5 के आसपास आएगा। अब मैं देखूंगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ये तो बहुत बड़ा है, 10⁴ 1.952, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 2013 का एक और ये बड़ा धुआंधार सवाल है। जनरेटर ऑफ EMF 80 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम इफ़ टर्मिनल वोल्टेज 75 वोल्ट, डिटरमाइन द करंट। भाई ये फार्मूला होता है, ये तो आपको 80 दे दिया है, टर्मिनल वोल्टेज 75 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 है और करंट पूछ रहे हैं। ये 75 उधर जाके 80 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 5 और ये 0.04 डिवाइड करें आई से। देखिए अगर 5 को 4 से करते 1.25 आता, लेकिन 5 को हम 4 से नहीं 0.04 से कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आंसर क्या आएगा? 125 एम्पेयर। वैसे भी अगर दिमाग यूज़ करें तो 5/4 1.25 होता है, और ऐसा डिजिट 125 एक ही आ रहा है, 125 एम्पेयर। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर देखो टर्मिनल वोल्टेज 75 ये आ गया, EMF 80, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 और आई निकल